ये लो जी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। तो अब आप लोग चैट बॉक्स के अंदर कमेंट किया करेंगे मुझे, और अगर मैं किसी का माइक ऑन करवाऊंगा तो बच्चा माइक ऑन करके भी बोल सकता है, ठीक है ना। बाकी हम लोग चैट बॉक्स के अंदर बात करेंगे। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने सैलरी का चैप्टर स्टार्ट किया था और आज लास्ट क्लास है सैलरी चैप्टर की। भाई लेक्चर नंबर मुझे चैट बॉक्स में बताएं, कौन सा लेक्चर है भाई? आई थिंक 8th लेक्चर है, ऐसा एट है मुझे सर, लगता एट। है। 8 है, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे भी यही लग रहा था 8th लेक्चर है। हाँ, मानो मेरे साथ कनेक्टेड रहेगा माइक। आप अपना माइक जब जब चाहो तो ऑन कर सकते हो। 8th लेक्चर है। चलो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही दिखाता हूँ, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, और मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके लिए पहले से तैयार कर रखी है। ऑलरेडी तैयार थी, मतलब मैंने इसको पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट कर लिया। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि फाइनेंस एक्ट 2021 हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, और सैलरी चैप्टर के अंदर अमेंडमेंट भी थी, हम लोगों ने अमेंडमेंट भी पढ़ी। सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताएंगे मैं ग्रॉस सैलरी कैसे निकालूंगा भाई। ग्रॉस सैलरी कैसे आएगी? ग्रॉस सैलरी, तो ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए मुझे तीन चीज़ों को क्या करना होगा? प्लस करना होगा। वो तीन चीज़ें क्या होंगी जो मुझे प्लस करनी होंगी? सैलरी अलाउंस परक्यूसिट। प्रशांत का सबसे पहले जवाब आया, वेरी वेरी गुड। इसके बाद भाई मुझे कितनी डिडक्शन मिलेंगी ये भी मुझे बता दो। मुझे डिडक्शन कितनी मिलने वाली है भाई? बच्चे कह रहे हैं सर 3 डिडक्शन मिलने वाली है, वेरी वेरी गुड। सारे बच्चों का बीच बीच में नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं आप लोग, तो एक दो बच्चों का नाम लूंगा, ठीक है ना। अमित कुमार गुप्ता जी, वेरी गुड। तो 3 हम लोग यहाँ पे भाई डिडक्शन लेंगे। क्या सारे बच्चों को इंटरटेनमेंट अलाउंस आता है? यस सर। प्रोफेशनल टैक्स आई थिंक अभी नहीं आता, आज अभी कर लेंगे इसको। चलो पहले ऐसा करते हैं, पहले डिडक्शन वाला ही लफड़ा खत्म कर देते हैं, उसके बाद हमारी परक्यूसिट रह गई थी, फिर हम लोग परक्यूसिट में आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे क्या मिलने वाली भाई? स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो जितनी भी मेरी ग्रॉस सैलरी होगी, जितनी भी मेरी क्या होगी? ग्रॉस सैलरी होगी, उसमें से ग्रॉस सैलरी में से मुझे 50,000 रुपये की मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी। और जितनी मेरी ग्रॉस क्या है? सैलरी है, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, उसकी मुझे क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। आई थिंक ये पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर होगा। आई थिंक ये पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर होगा। तो जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी वो, जो आपकी ग्रॉस सैलरी होगी वो, और 50,000 रुपये, भाई दोनों में जो क्या होगा? सबसे कम होगा। जो दोनों के अंदर सबसे कम होगा उसकी आपको क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। क्लियर? मानो क्लियर है। यस सर, यस सर। उसके बाद भाई इंटरटेनमेंट अलाउंस ओनली सरकारी दामाद जो लोग हैं, जो सरकारी एम्प्लॉई हैं, केवल उन्हीं को इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलनी है और किसी को नहीं मिलनी। किसी बच्चे को सेंटी नहीं होना इसके अंदर कि सर ये अलाउंस लिखा हुआ है, डिडक्शन क्यों मिल रही है। भाई लॉ मेकर से हो गई गलती, ठीक है जी, माफ़ कर दो उसे, इंसान है वो भी, ठीक है जी। तो वो डिडक्शन भी माइनस हो जाएगी। प्रोफेशनल टैक्स की बात करते हैं भाई, और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी लेंगे आपके साथ। प्रोफेशनल टैक्स, चलो जी। प्रोफेशनल टैक्स भाई यहाँ पे दो बातें होंगी। एक तो क्या होगा भाई, नीचे देखो कुछ लिखा हुआ है, प्रोफेशनल टैक्स इज डिडक्टेबल ऑन पेमेंट बेसिस। तो पेमेंट बेसिस पे क्या होता है? प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? डिडक्टेबल होता है इफ इट इज पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। तो कहता है पहले उसे ग्रॉस सैलरी में जोड़ दो और बाद में क्या ले लो? डिडक्शन ले लो। बाद में उसकी क्या ले लो? डिडक्शन ले लो। तो आ जाओ मेरे साथ, नोट्स बना लेते हैं भाई। और नोट के अंदर कौन सा है भाई? ये प्रोफेशनल टैक्स। नोट के अंदर कौन सा है भाई? प्रोफेशनल टैक्स। और आप डे बाय डे देखते जा रहे होंगे मानव, अगर आपको नजर आ रहा होगा तो भाई कंपनी सेक्रेटरी के, जो कंपनी सेक्रेटरी है CS, उसके लिए अमेंडमेंट्स आती चली जा रही हैं, और कंपनी सेक्रेटरी का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है सेबी के अंदर।
अगर आप देखेंगे कंप्लाइंस से रिलेटेड कॉर्पोरेट हम लोग बात यस कर रहे सर। थे, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भाई हम लोग बात कर रहे थे। तो आप समझ सकते हो कि जो कंपनी सेक्रेटरी है भाई वो एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। और मैंने पहले भी आपको बोला कि आपको कॉर्पोरेट लॉस तो आने ही चाहिए, आपको कंपनीज एक्ट, आपको सेबी एक्ट, बहुत सारी चीजें यार, मतलब कॉर्पोरेट लॉ के अंदर फैमा है, बहुत सारी चीजों की आपको मतलब बाहर एक्सपोर्ट, अभी तो आपको पता नहीं है कि मतलब ये जो फॉरेन से डील करते हैं, हमें फॉरेन क्लाइंट के साथ काम करना है, ठीक है ना। तो बहुत बड़ा एक स्कोप कंपनी सेक्रेटरी का यहाँ पे बनता चला जा रहा है। अब अभी सर पीछे रिसेंटली वो भी तो हुआ था सर, अभी एमडी और चेयरमैन को एक करने की बात कर रहे थे सेबी के, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें पीछे सेबी मुड़ में। के भाई देखना ही नहीं है, सीएस को पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। स्टॉक मार्केट की जितनी जबरदस्त नॉलेज मैं कहूंगा आपको हो सकती है, उतनी जबरदस्त नॉलेज भाई किसी को भी नहीं हो सकती। क्योंकि मैं आपको क्या है ना, आपका जब कोर्स होगा सिक्योरिटी लॉ कैपिटल मार्केट का, मैं साथ के साथ आपको मार्केट तो सिखाऊंगा ही, उसके अलावा मैं कुछ एक दो छोटे मोटे कोर्स भी आपको बता दूंगा जो आप सेल्फ कर सकते हैं, आपको कहीं भी कोई पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, बस आप लोग ईमानदारी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। और टैक्स को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि आपको पता है इंस्टीट्यूट सबसे ज्यादा टफेस्ट पेपर टैक्स का ही बनाता है भाई साहब। और वो क्यों बनाता है आपको पता है, बच्चे इसे हल्के में लेते हैं, बच्चे सोचते हैं भाई एक लाइन का क्वेश्चन आएगा, 2 लाइन के क्वेश्चन आएंगे और हम रट्टा मार के चले जाएंगे, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेंगे और हमारे मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। वेलकम बैक। प्रोफेशनल टैक्स की बात कर रहे हैं, सेक्शन 16 और 3 के अंदर इसका प्रोविजन दिया हुआ है। तो इसके अंदर मैं बात करूंगा दो लोग, एक तरफ मैं बात करूंगा एम्प्लॉयर की और दूसरी तरफ भाई एम्प्लॉय की। अगर एम्प्लॉयर ने आपका प्रोफेशनल टैक्स पे कर दिया, अगर आपका प्रोफेशनल टैक्स किसने पे किया है, एम्प्लॉयर ने, तो पहले आपको क्या करना है भाई, जो भी प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया है उसे ऐड कर दो। कहां ऐड कर दो भाई, ग्रॉस सैलरी के अंदर। ग्रॉस सैलरी के अंदर उसको क्या कर दो भाई, ऐड कर दो। उसके बाद भाई, उसके बाद उसको लेस कर दो। कहां से लेस करोगे भाई, स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो। किसकी, प्रोफेशनल टैक्स की। प्रोफेशनल टैक्स की स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो। तो सीधी सिंपल सी बात मैं कहूंगा, पहले ग्रॉस सैलरी में वो ऐड होगा, पहले प्रोफेशनल टैक्स ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा और बाद में वही प्रोफेशनल टैक्स ग्रॉस सैलरी से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा और आपकी इनकम आ जाएगी, इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। अब आप कहोगे कि सर अगर एम्प्लॉई ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो कुछ नहीं करना भाई, सीधे अंडर सेक्शन 16(3) के अंदर उसकी डिडक्शन आपको ले लेनी है, डायरेक्टली आपको डिडक्शन क्लेम कर लेनी है। कहानी खत्म, कहानी खत्म, डायरेक्टली आपको डिडक्शन क्लेम कर लेनी है, कहानी खत्म। आ गई जी बात समझ में। और ये ध्यान रखें कि जो प्रोफेशनल टैक्स है वो पेड वाला ही माइनस होगा, पेड वाला ही पैसा माइनस होता है, ड्यू वाला जो पैसा है भाई वो माइनस नहीं होगा, ड्यू वाला पैसा माइनस नहीं होगा। पहले ही बता दूं, ध्यान रखना, पेड वाला पैसा ही हमें माइनस करना है। तो प्रोफेशनल टैक्स ड्यू, ठीक है जी, और नॉट पेड नॉट अलाउड एज डिडक्शन, नॉट अलाउड। सर हाँ ये जो जी, ये वाला बताया आपने, एम्प्लॉयर वाला जो है, हाँ इसमें जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में जो माइनस हो रहा है प्रोफेशनल टैक्स का, उसमें लिमिट है, उसमें 50,000 कोई उसकी। कोई लिमिट नहीं है उसके अंदर, प्रोफेशनल टैक्स की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। वो तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको मिलनी है वो तो आपको मिलती मिलती है। यहाँ तो सीधे आप क्या करो, प्रोफेशनल टैक्स माइनस कर दो, ये हटा ही दो, आपको कंफ्यूजन होगी, इसको हटा ही दो। सीधे आप क्या करो, पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड करो और उसके बाद ग्रॉस सैलरी से उसको लेस कर दो, कहानी खत्म। अब ओके सर। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सर पहले ऐड करवा रहे हो फिर लेस करवा रहे हो फिर आंसर निकाल रहे हो। सर मैथमेटिकली देखा जाए तो सर होना तो कुछ नहीं है, करने की क्या जरूरत है भाई, ये इनकम टैक्स है, ये मैथ नहीं है। तो मैथ का कीड़ा बाहर निकाल दो पहले तो दिमाग से, ये इनकम टैक्स है भाई, ये लॉ है, ये जो कहेगा वो करना होगा, स्पिरिट ऑफ लॉ। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो करनी पड़ेगी ना भाई, जब बोला है पहले ऐड करना है तो करना पड़ेगा। तुम्हें ज्यादा दिक्कत है भाई, अनशन में बैठो तुम लोग, जिसको ज्यादा दिक्कत हो रही है सर मुझे ऐड करने में दिक्कत हो रही है। अब भैया जब लॉ मेकर कह रहा है कि जो एम्प्लॉयर वाला होगा पहले ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देना, बाद में जाके डिडक्शन ले लेना, तो हम इसी हिसाब से करेंगे ये काम।
हम इसी के हिसाब से ये काम हम लोग करेंगे। और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको बता दूं तो हर हर जो स्टेट है वो अपने अपने तरीके से प्रोफेशनल टैक्स जो है वो जॉब्स के अंदर डिमांड करती है। तो जो स्टेट जितना बोलेगी भाई उतना प्रोफेशनल टैक्स देना पड़ेगा। तो वो आपको देखना पड़ेगा प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर कि कौन सी कंपनी है भाई, कौन से स्टेट के अंदर है, उस स्टेट के लॉ ने कितना प्रोफेशनल टैक्स हमारे लिए रखा है, कितना प्रोफेशनल टैक्स हम लोगों के लिए रखा हुआ है। तो रेखा का बहुत बहुत स्वागत है टैक्स की क्लास के अंदर। और सैलरी का चैप्टर बेटा यहाँ पे चल रहा है। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखो मैं तो सीए का मॉड्यूल भी ओपन करके आपको क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर आप देख रहे हो यहाँ पे तो मैं कई बार सीए का मॉड्यूल ओपन करके आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ कि भाई जो एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल है और जो वो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में यहाँ पे करवाता हूँ। तो कई बार सीएस इंस्टीट्यूट यहाँ से कॉपी पेस्ट करके क्वेश्चन डाल देता है भाई। तो आपने अगर वही न्यूमेरिकल कर रखा होगा तो आई थिंक आपको कभी कोई प्रॉब्लम जाएगी नहीं। एक बार प्रोफेशनल टैक्स का क्वेश्चन भी देख लूँ मैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन इन्होंने डाला हुआ है। और भाई टैक्स तो सभी का एक है, फिर चाहे वो सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, कोई भी हो भाई, सभी का टैक्स एक ही है। कहाँ डाला है इन्होंने प्रोफेशनल टैक्स का क्वेश्चन, इसलिए मैं इन क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। इसके अंदर तो नहीं है, नहीं है भाई। बाकी आपको इतनी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बोला उतनी प्रैक्टिस करो, कहानी खत्म। ये क्या है, ये रहा नहीं प्रोफेशनल टैक्स। क्वेश्चन आ जाएगा ना अपने पास तो बढ़िया काम हो जाएगा। चैप्टर ही खत्म कर दिया, कोई क्वेश्चन ही नहीं डाला इन्होंने। एमसीक्यू एमसीक्यू करवाते हैं, था तो सही वो क्वेश्चन पर इसके अंदर। रुक जाओ मैं एक क्वेश्चन चेक कर लूँ, मोबाइल पे जल्दी चेक होता है। चलो वैसे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, मानो वैसे क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, आपको कहानी समझ में आ गई है ना? हाँ जी, यस सर। हाँ बस क्वेश्चन की कोई जरूरत नहीं है भाई। हम लोग सीधे आगे बढ़ते हैं, ऐसे तो टाइम बहुत लग जाएगा क्वेश्चन ढूंढने में। आप सीधे यहाँ आ जाओ। चलो जी, सैलरी, फिर हमने सैलरी का मीनिंग हम लोगों ने कर लिया था। डायरेक्टली हम लोग परक्यूसिट में आ जाते हैं। ये चार्ट एक बार कर लेना अलाउंस का, बढ़िया चार्ट है। यहाँ पे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस बताए गए, तो ये सारे अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल हैं। जब दिखाई दे भाई तो इनको फुल्ली टैक्सेबल कर दो। ये पार्टली वाले हैं भाई और ये फुल्ली एग्जम्प्ट वाले हैं, ठीक है ना? ये फुल्ली एग्जम्प्ट वाले हैं। उसके बाद भाई ये सब हम कर चुके हैं। ये कहानी थी भाई परक्यूसिट की।
तो एक तरफ जो परक्यूजिट हैं वो टैक्सेबल हैं और दूसरी तरफ परक्यूजिट टैक्स फ्री है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको टैक्स फ्री याद हो गई तो कहानी ख़त्म हो गई। आप टैक्स फ्री मेरे अकॉर्डिंग याद कर लो, कहानी ख़त्म है। क्योंकि जो भाई परक्यूजिट टैक्स फ्री नहीं होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। और सारे बच्चों को पता है ऑल एम्प्लॉयज़ के केस में टैक्सेबल होती है परक्यूजिट, जिसके अंदर हम लोगों ने रेंट फ्री एक्विटेशन हम लोगों ने किया था और भी एक दो चीज़ें हम लोगों ने देखी थी। और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस के अंदर हमने कार वाला किया था। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होता है भाई? जिसकी सैलरी जो होगी अप टू 50,000 रुपये होगी, उसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय बोला जाएगा। तो लॉ मेकर ने एक मजाक किया है भाई, देखा जाए तो 50,000 रुपये हर किसी की सैलरी होगी और ये पर एनम बोला हुआ है। उसके बाद भाई था 20% या उससे ज़्यादा जिसके पास वोटिंग पावर है, ठीक है ना। और वोटिंग पावर हमेशा इक्विटी शेयर्स के अंदर होती है। और तीसरा क्या था भाई? अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो, अगर आप कंपनी के डायरेक्टर हो, आगे की बात समझ में, तो कहानी खत्म। तो ये हमारे पास लिस्ट थी, ये हमारे पास लिस्ट थी। रेंट फ्री एकोमोडेशन हम लोग कर चुके थे। कंसेशनल रेंट का मतलब क्या होता है कि आपसे कुछ ना कुछ रेंट क्या कर लिया है, रिकवर कर लिया गया है। आपसे कुछ ना कुछ रेंट क्या किया गया है, रिकवर किया गया है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय मीट बाय एम्प्लॉयर। तो भाई ऑब्लिगेशन किसकी है? एम्प्लॉय की। और उसके लिए जो पैसे खर्च कर रहा है वो कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है। अब पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय लोन, बताओ, एम्प्लॉय ने लोन लिया। अब लोन तुम लोगों ने लिया है, ध्यान से सुनना, लोन एम्प्लॉय ने लिया है, उसकी पेमेंट कौन कर रहा है? मानो, बताओ बेटा, उसकी पेमेंट कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। वेरी गुड। तो एम्प्लॉयर उस लोन की पेमेंट कर रहा है। तो आपको नहीं लग रहा? नीलू भी कह रही है एम्प्लॉयर कर रहा है। देखो अब टू वे कम्युनिकेशन कितना बेटर हो गया। वहां से मानव भी स्पीकर में बोल रहा है, यहाँ से बच्चा चैट बॉक्स में कमेंट भी कर रहा है भाई, और सब कुछ हमें इंस्टेंटली वहां पे नजर आता है। तो एक अलग ही मजा आता है। मैं गूगल मीट में ही सारी क्लासें लेता हूँ वैसे भी, तो मेरे को बड़ा अलग ही फैमिलियर भी हूँ इसके साथ। तो एम्प्लॉयर, ये कहानी आ गई भाई। तुम्हारी गैस का, जो तुम्हारा गैस है भाई, जिससे तुम खाना बना रहे हो, बिजली है भाई साहब, वो सारी पेमेंट कौन कर रहा है भाई? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तुम्हारा देख लो इनकम टैक्स, तुम्हारा प्रोफेशनल टैक्स भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है भाई। तुम्हारा जो डोमेस्टिक सर्वेंट तुम लोगों ने रखा हुआ है, उसके पैसे भी एम्प्लॉयर ही पे कर रहा है। आगे की बात समझ में, जबकि वो सर्वेंट किसने अपॉइंट किया है? एम्प्लॉय ने। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, एम्प्लॉय ने वो सर्वेंट अपॉइंट कर रखा है, एम्प्लॉय ने वो सर्वेंट अपॉइंट कर रखा है, बट उसकी जो सैलरी है वो कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है। उसके बाद एजुकेशन, एजुकेशन की जो तुम्हारे खर्चे आ रहे हैं भाई साहब, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बच्चे हैं और खर्चे दे रहा है एम्प्लॉयर। आगे की बात समझ में, वो रीइंबर्समेंट कर रहा है फीस की। तो ये सब कुछ आपकी सैलरी में टैक्सेबल होना है भाई, सब कुछ आपकी सैलरी के अंदर टैक्सेबल होगा। तुम्हारी लाइफ का इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा भी एम्प्लॉयर ही पेड कर रहा है, बाय एम्प्लॉयर। स्पेसिफाइड स्वेट इक्विटी शेयर्स तुम्हें दिए गए हैं भाई साहब। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है सुपर एनिमेशन फंड में। लिमिट बताओ मानव, कितनी लिमिट है ये लिमिट कितनी थी भाई? 1.5 थी सर। वेरी गुड, 1.5 लाख रुपए की ये लिमिट थी। उसके बाद हम अदर फ्रिंज बेनिफिट के अंदर आए थे, और अदर फ्रिंज बेनिफिट के अंदर अगर आप देखोगे, अदर फ्रिंज बेनिफिट के अंदर, तो यहाँ पे भाई सबसे पहले इंटरेस्ट फ्री लोन। तो अगर आपको लोन दिया है और वो लोन इंटरेस्ट फ्री है, तो मैंने यहाँ पे बोला था स्टार मार्क करके, यहाँ पे लिमिट 20,000 रुपये की है। तो 20,000 रुपये तक का तो जो लोन है वो टैक्स फ्री है। टैक्स फ्री है मतलब भाई वो आपकी इनकम में टैक्सेबल नहीं होना। तो अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है, वो कह रहा है भाई कोई भी इंटरेस्ट नहीं लूंगा, तुझे लोन दे दिया तुझसे कोई इंटरेस्ट नहीं लूंगा, इंटरेस्ट फ्री है, तो भाई 20,000 रुपये तक का अगर लोन होगा तो वो टैक्स फ्री है। 20,000 रुपये तक का अगर वो लोन होगा तो वो क्या है भाई? टैक्स फ्री है। अब अगर वो 20,000 से ज़्यादा होगा, अगर वो 20,000 से ज़्यादा होगा,
तो यहाँ पे जो टैक्सेबल किया जाएगा वो टैक्सेबल कौन सा अमाउंट किया जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट टैक्सेबल किया जाएगा। किसका अमाउंट टैक्सेबल करना है, इंटरेस्ट का अमाउंट टैक्सेबल करना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एसबीआई का रेट देखेंगे कि जो एसबीआई है 1/4/2021 को एसबीआई का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। ये डेट फिक्स है भाई, लॉ के अंदर ये डेट फिक्स है। तो 1/4/2021 को हम चेक कर लेंगे। 1/4/2021 को हम लोग चेक कर लेंगे कि जो एसबीआई है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है भाई वो क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है फर्स्ट डे ऑफ रेलेवेंट प्रीवियस ईयर लेना होता है। आई थिंक मेरा रेलेवेंट प्रीवियस ईयर 21-22 ही है, तो मुझे इसका फर्स्ट डे लेना है और फर्स्ट डे 1/4/2021 ही आएगा। ठीक है जी। बाकी यहाँ पे अगर आपको रूल 3A की डिसीज है, अगर आपको रूल 3A की डिसीज है तो उस केस के अंदर भी आपका जो भी लोन होगा भाई, जो भी आपको लोन दिया जाएगा वो क्या होगा, टैक्स फ्री बोला जाएगा। जो भी लोन आपको मिलेगा टैक्स फ्री मिलेगा। तो इसमें बेनिफिट क्या मिलेगा इस चार्ट से कि जो टैक्स फ्री वाली है वो पूरी लिस्ट बनी हुई है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, इंटरेस्ट फ्री लोन अप टू 20,000 रुपये। और जो लोन आपको दिया गया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वो भी आपका क्या है भाई, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो लोन भी आपका क्या है, टैक्स फ्री है। तो मैं तो यहीं पे आपको बता रहा हूँ चीज़ें। उसी तरीके से फ्री मील की बात की गई है भाई, जो फ्री मील ऑफिस के अंदर चाय बिस्किट ये सब आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं, तो उस केस के अंदर कितना होता है भाई साहब, अगर मैं आपको बताऊं तो जो टी और स्नैक्स, मैं कहानी की फॉर्म में बता रहा हूँ, याद रहेगा आपको, जो टी और स्नैक्स होते हैं जो वर्किंग आवर्स के अंदर चाय बिस्किट ये सब मिलते हैं भाई खाने के लिए, उनकी कोई भी वैल्यू नहीं ली जाती। सर अगर हमें कोई फूड मिल गया खाने के लिए तो भाई 50 रुपये पर मील तक एग्जम्प्ट है। 50 रुपये से ज़्यादा होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। अब देखो मेरे को तो लर्न है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, टी और स्नैक्स जो ऑफिस के ड्यूरिंग आवर आपको दिए जा रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ है भाई। ठीक है, तो वो सारा फ्री है ऑफिस प्रेमिसेस के अंदर। और जो नॉन ट्रांसफरेबल वाउचर, जो ट्रांसफरेबल नहीं है जो वाउचर, उस वाउचर से आप ही खाना मंगा सकते हैं। ठीक है, और आप ही उससे खा सकते हैं। तो 50 रुपये तक पर मील, 50 रुपये तक पर मील भाई एग्जम्प्ट है। अब मान लो कि आज आपने क्या किया, लंच मंगवाया अपना, 400 रुपये की प्लेट आ गई, मान लो भाई 400 रुपये की मील आई आपकी, तो उस केस के अंदर क्या होगा भाई, इसमें से 50 रुपये माइनस हो जाएंगे और मानो कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 350। वेरी गुड। तो 350 रुपये ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा ये एक दिन का है तो आप देख लो कितने दिन का आपको टैक्सेबल कराना है, वो आप निकाल लोगे क्वेश्चन में। पर मील है ना सर ये? हाँ ये पर मील है भाई, ये पर मील है, अगर आप ध्यान से देखोगे पर मील। आगे सी बात समझ में? यस सर। उसके बाद गिफ्ट भी देख लो भाई, तो कोई भी, और गिफ्ट के लिए क्या है, साथ के साथ इधर भी देखना है, क्योंकि गिफ्ट मतलब कई प्रोविजन क्या है साथ के साथ दिए, तो वो मैं खुद ही आपको बता रहा हूं ना, आपको टेंशन थोड़ी ना लेनी है कि टैक्स फ्री क्या लिमिट है सर। तो भाई गिफ्ट में ऐसा बोला हुआ है, कैश में लोगे तो पिटोगे, कैश में लोगे तो पिटोगे, सीधी सी बात है। तो कैश क्या है भाई, फुल्ली टैक्सेबल होता है गिफ्ट। जो कैश में गिफ्ट लेते हैं वो पैसा फुल्ली क्या होता है भाई, टैक्सेबल होता है। और काइंड में लोगे तो 5,000 रुपए तक एग्जम्प्ट है, काइंड में लोगे तो 5,000 रुपए तक एग्जम्प्ट है। और ये 5,000 रुपए कैसे निकालेंगे, मान लो जो कंपनी है उसके एम्प्लॉयर ने तुम्हें वॉच दे दी भाई, तो हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू चेक कर लेंगे उस वॉच की क्या है। अगर उस वॉच की फेयर मार्केट वैल्यू 7,000 रुपये है तो 5,000 रुपये एग्जम्प्ट होना था, 5,000 रुपये एग्जम्प्ट होना था। तो नीलू बताएगी कितना टैक्सेबल होगा, माइक ऑन करके बताओ बेटा। 2,000। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 2,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर यही कैश में दिया होता, मान लो कैश में दिए होते 4,000 रुपये, कैश में दे देते 4,000 रुपये,
वर्मा जी बताएं फुल्ली कैश। टैक्सेबल हो जाता है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, फुल्ली टैक्सेबल, कहानी खत्म भाई, कहानी खत्म। तो देख लो कुछ भी नहीं है भाई इसके अंदर, कुछ भी नहीं है। बहुत आसान चैप्टर है सैलरी भी, बस बहुत बड़ा चैप्टर है यार। क्रेडिट कार्ड, आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भाई इंप्लॉयर कर रहा है। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट इंप्लॉयर कर रहा है तो भाई पूरा पैसा आपकी सैलरी में टैक्सेबल होगा। पर अगर वो जो क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट हो रही है वो ऑफिस पर्पस के लिए हो रही है, वो जो क्रेडिट कार्ड की जो पेमेंट की जा रही है वो ऑफिस की कोई पेमेंट है। ऑफिस की पेमेंट कैसे भाई, जीएसटी भरा गया है, कोई ना कोई टैक्स भरा गया है, मतलब कि वो ऑफिस पर्पस के लिए वो पैसा पे किया गया था, तो फिर उस केस में टैक्सेबल नहीं होगा। देखो ये तो आप भी समझ सकते हो कि अगर कोई भी पैसा ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्च किया, आपने अपनी पॉकेट से खर्च किया, बाद में आपके एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिया उस पैसे को, बाद में आपके एम्प्लॉयर ने उस पैसे को क्या कर दिया भाई, रीइंबर्स कर दिया, तो उस केस में थोड़ी ना टैक्सेबल होगा। परक्यूसिट कब टैक्सेबल होती है, जब आपको कोई बेनिफिट मिलता है। तो परक्यूसिट टैक्सेबल होती है जब आपको कोई बेनिफिट दिया जाता है। क्लब फैसिलिटी, तो क्लब फैसिलिटी भी भाई टैक्सेबल होगी, पर अगर वो क्लब फैसिलिटी आपके कॉर्पोरेट मेंबरशिप के अंदर है, कि भाई जो कंपनी आपने ज्वाइन की है उसके अंदर ये नीड है कि आपके चेहरे की ब्यूटी और आपकी बॉडी की फिटनेस बनी रहनी चाहिए, इसलिए इसलिए कंपनी ने आपको कॉर्पोरेट मेंबरशिप दिलवाई है अपने कंपनी की, और आपने कोई हेल्थ क्लब या कुछ भी आपने ज्वाइन किया हुआ है, तो उस केस के अंदर बच्चों टैक्स फ्री रखा गया है। आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं टैक्स फ्री रखा गया, अदरवाइज भाई टैक्सेबल है। मूवेबल प्रॉपर्टी अभी करेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि ये एग्जाम में आता भी है। मूवेबल प्रॉपर्टी हम थोड़ी देर में लेने जा रहे हैं। और मूवेबल प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, ये तो पहला वाला यूज है, पहला वाला यूज है। और दूसरा वाला है कि अगर आपने वो मूवेबल प्रॉपर्टी बेच दी कंपनी ने और उसका बेनिफिट आपको हो गया। भाई देखो मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर कार भी आ सकती है। आप कंपनी सेक्रेटरी बने, आपने कंपनी ज्वाइन की, 10 साल आपने उस कंपनी के अंदर काम किया और आपको उस कंपनी की कार से प्यार हो गया भाई, ठीक है ना, उस क्या कार से आपको प्यार हो गया। अब वो कंपनी आप छोड़ के जा रहे हो, आप कार भी लेके जाना चाहते हो, आप उस कार को भी लेके जाना चाहते हो, तो कंपनी आपको वो कार सेल आउट कर देगी। वो तो कंपनी की डिस्क्रिप्शन है कि सेल आउट करती है या नहीं करती, पर अगर कंपनी ने वो कार आपको सेल आउट कर दी तो आपको कितना बेनिफिट रिसीव हुआ, तो ये हम इन डिटेल में करने वाले। इट विल बी टेक 15 to 20 मिनट्स इसके अंदर हमें लगेंगे। बाकी कोई भी अदर बेनिफिट आपको मिल रहा है, अदर बेनिफिट के अंदर कोई भी बेनिफिट, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग टेलीफोन को एक्सक्लूड किया गया। आपको पता है जैसे ही आप सीएस बनोगे, कॉर्पोरेट कंपनी आप ज्वाइन करोगे, तो एक मोबाइल कंपनी की तरफ से आपको मिल जाएगा, साथ में एक सिम आपको मिल जाएगा भाई, और जी मर्जी चाहे फोन करते रहो। उसका सारा बिल कौन पे करने वाला है, कंपनी पे करने वाली है। आपकी सैलरी में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होने वाला, आपकी सैलरी के अंदर कोई भी पैसा टैक्सेबल नहीं होने वाला है। और जो ये हम बात कर रहे थे कि आपको कुछ प्रिविलेज मिल रही है कंपनी की तरफ से, कोई भी आपको प्रिविलेज अगर कंपनी की तरफ से दी जा रही है किसी भी चीज को लेके, टेलीफोन को छोड़ के भाई, टेलीफोन को छोड़ के किसी भी चीज को लेके अगर आपको कोई प्रिविलेज, कोई भी बेनिफिट अगर आपको दिया जा रहा है, तो वो पैसा टैक्सेबल किया जाएगा। वो पैसा क्या किया जाएगा, टैक्सेबल किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है जी। स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हम लोगों ने किया था, ठीक है ना, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय भी हम लोगों ने किया था कि सर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, उसको स्वीपर दे दिया, गार्डनर दे दिया, वॉचमैन दे दिया, ठीक है। उसकी बच्चों की एजुकेशन के जो सारे पैसे हैं वो कौन, फ्री एजुकेशन मिल रही है एट एम्प्लॉयर स्कूल, एम्प्लॉयर का स्कूल है भाई, फ्री में मिल रही है। तो यहाँ पे पैसा टैक्सेबल कैसे होगा भाई? भाई बाकी भी तो बच्चे पढ़ते होंगे उस स्कूल के अंदर, वो बच्चे भी तो पढ़ते होंगे जो एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय के बच्चे नहीं है, जो एम्प्लॉयर के एम्प्लॉय के बच्चे नहीं है। तो हम लोग वो चेक कर लेंगे कि उस स्कूल के अंदर क्या फीस है। सर नहीं, उस स्कूल के अंदर तो बस एम्प्लॉयर के बच्चे पढ़ते हैं और किसी के तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है। तो भाई सिमिलर स्कूल तो होगा, नेबर में आसपास सिमिलर स्कूल तो होगा, उसकी फीस चेक कर लेंगे, जो उसकी फीस होगी भाई वो टैक्सेबल कर देंगे। सीधी सिंपल सी बात है। आगे जी बात समझ में? तो ये मोटर कार ये सब कर लिया था, जरा फ्री वाला करवा दूं आपको, टैक्स फ्री वाला भी, टैक्स फ्री वाला भी बोल दूं जरा एक बार, फिर कहानी खत्म हो जाएगी सीधे।
टैक्स फ्री में क्या है भाई, अगर कोई भी एकोमोडेशन आपको रिमोट एरिया में प्रोवाइड करवाया गया है, अगर कोई भी एकोमोडेशन आपको रिमोट एरिया के अंदर प्रोवाइड करवाया गया है, और आप कहोगे सर ये रिमोट एरिया क्या होगा, है ना, आपके दिमाग में यही बात आएगी कि सर ये रिमोट एरिया क्या होगा। तो भाई रिमोट एरिया किसको बोला गया, जिस जहां की जो पॉपुलेशन है वो अप टू 20,000 होगी, 20,000 की पॉपुलेशन, उसको रिमोट एरिया बोला गया है। दूसरा भाई आपके शहर से, टाउन से वो जगह 40 किलोमीटर दूर होनी चाहिए। तो एग्जाम में आ सकता है कि जो रिमोट एरिया उसकी लोकेशन क्या रखी गई है, तो रिमोट एरिया की लोकेशन क्या रखी गई है, 40 किलोमीटर अवे फ्रॉम द टाउन एंड हैविंग अ पॉपुलेशन अप टू 20,000, 20,000 की पॉपुलेशन। ठीक, उसके बाद एकोमोडेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय का क्या होता है भाई, ट्रांसफर होता है, तो मैंने आपको बोला था अगर एम्प्लॉय का ट्रांसफर होता है तो पहले 90 डेज तक, पहले 90 डेज तक क्या होगा भाई, आप दिल्ली में रहते थे अपनी फैमिली के साथ और रिलायंस की कंपनी में जॉब कर रहे थे, उन्होंने दिल्ली के अंदर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करवा रखा था, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो भाई पैसा निकाल लेना, दिल्ली का रेंट फ्री एकोमोडेशन का कितना आ रहा है और वो टैक्सेबल करा देना। और जो दूसरा घर आप मुंबई चले गए, आप मुंबई चले गए और आप वहां पे जाके रहने लग गए, मुंबई जाके आप रहने लग गए। अच्छा मुंबई जाओगे तो डायरेक्टली थोड़ी ना रहोगे, तो मैंने आपको बोला था कि होटल में कितने डेज का अलाउड है भाई, होटल में 15 दिन बोले थे मैंने। 15 दिन तक अगर होटल स्टे किया है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, और अगर 15 दिन से ज़्यादा होटल में स्टे करोगे तो जितना भी पैसा एम्प्लॉयर पे करेगा तो वो पैसा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, वो पैसा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर मुंबई के अंदर आपको रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया एम्प्लॉयर ने, अब क्या हो रहा है, दिल्ली में आपके बच्चे रह रहे हैं, आपकी वाइफ और आपके बच्चे दिल्ली में रह रहे हैं, बच्चों के बोर्ड के पेपर हैं इसलिए आप साथ में नहीं लेके गए, और मुंबई में आप अकेले उस घर में रेंट फ्री एकोमोडेशन में रह रहे हो। तो भाई पहले 90 डेज में क्या होता है, फर्स्ट 90 डेज में दोनों में से एक घर टैक्सेबल है, पहले 90 दिन के अंदर दोनों में से एक घर टैक्सेबल है, 90 डेज के बाद दोनों घर टैक्सेबल हो जाएंगे, आफ्टर 90 डेज दोनों घर टैक्सेबल हो जाएंगे। कार की पूरी कैलकुलेशन मैंने बता दी थी। एजुकेशन 1,000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड, ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं है, पहले ही आपको बता दूं। ये जो यहाँ पे 1,000 रुपए लिखा गया है बच्चों की एजुकेशन के लिए, ये चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। परक्विजिट का मतलब होता है एडिशनल बेनिफिट, एडिशनल फैसिलिटी, तो ये एजुकेशनल फैसिलिटी है। एग्जाम में चेक कर लेना कि एजुकेशनल फैसिलिटी लिखा है या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस लिखा है, ये पक्का पक्का चेक कर लेना आप। इंटरेस्ट फ्री लोन 20,000 रुपए तक का मैंने आपको बताया। जो लोन आपके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए वो मैंने आपको बताया, बाकी ये डिटेल में अभी हम लोग करने वाले हैं। टी, स्नैक्स, कॉफ़ी, इन सब का मैंने आपको बताया, क्लब का मैंने आपको बता दिया, मोबाइल फ़ोन का मैंने आपको बता दिया। मेडिकल फैसिलिटी अभी हम लोग डिटेल के अंदर करेंगे, घबराने वाली कोई बात है ही नहीं भाई, मेडिकल फैसिलिटी हम लोग डिटेल के अंदर करेंगे। हेल्थ क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, जो भी सारा पैसा आपको मिलेगा और यूनिफॉर्मली ये सारे एम्प्लॉयज़ को मिल रहा है तो भाई टैक्स फ्री रहेगा। लैपटॉप कंप्यूटर वाला अभी हम लोग करने वाले हैं, कार वाला हम लोग कर चुके हैं भाई। जो भी जैसे केजरीवाल को मैंने बोला कि ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था, ट्रेनिंग के लिए केजरीवाल को बाहर भेजा गया था भाई, तो सारा जितना भी पैसा सरकार ने उसके ऊपर खर्च किया वो सारा टैक्स फ्री रहेगा भाई। सरकारी नौकर हो, सरकार की सर्विस के लिए आप बाहर जा रहे हो तो भी सारा पैसा टैक्स फ्री रहता है। रेंट फ्री एकोमोडेशन, हाई कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसको मिला हुआ है भाई, ठीक है। रेजिडेंशियल एकोमोडेशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इन सबको मिले हुए भाई टैक्स फ्री रहते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन अभी करेंगे, जो जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट हैं डिटेल के अंदर करने वो हम अलग से करने वाले हैं डिटेल में, घबराने की कोई बात ही नहीं है भाई। टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पेड बाय द एम्प्लॉयर, कोई भी नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है, ठीक है जी, कोई भी कैश में पैसा दिया है एम्प्लॉयर ने वो सारा टैक्सेबल हो जाएगा। अभी जर्नी वाला हम लोग करेंगे कि अगर आप रेल से यात्रा करते हैं, एयरलाइन से करते हैं तो क्या होगा, तो ये वाला टॉपिक तो अभी हम लोग करेंगे।
ठीक है, तो मोटर कार हम लोग कर चुके थे, आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, पहले मेडिकल कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग मेडिकल वाला कर लेते हैं, चलो जी। तो यहाँ पे मेडिकल क्या लिखा है, अलाउंस। तो भाई ये कोई मेडिकल अलाउंस नहीं है, पहले ही आपको बता दूं, जानबूझ के मैंने यहाँ पे अलाउंस लिखा, अलाउंस देख के आपको सेंटी नहीं होना, तो ये अलाउंस नहीं है, अलाउंस को काट दें। ये है मेडिकल फैसिलिटी। ये क्या है भाई, मेडिकल फैसिलिटी। तो सारे बच्चे इसकी हेडिंग डाल लो, और बहुत बढ़िया और ज़बरदस्त तरीके से हम लोग मेडिकल वाला करेंगे भाई कंप्लीट, बहुत बढ़िया तरीके से मेडिकल। तो ये है मेडिकल फैसिलिटी, क्योंकि मेडिकल अलाउंस कहानी अलग होती है भाई, ठीक है ना। मेडिकल अलाउंस तो फुल्ली टैक्सेबल है, आपको पता ही होगा। तो ये मेडिकल फैसिलिटी है। और एक और चीज़ बता दूं कि पहले मेडिकल जो फैसिलिटी होती थी भाई, उसके अंदर ना कुछ 15,000 रुपये तक की लिमिट होती थी। 15,000 रुपये तक की कुछ लिमिट होती थी, मतलब कि जो मेडिकल फैसिलिटी होती थी पहले 15,000 रुपये तक क्या होती थी, माफ होती थी। आज की डेट में कोई लिमिट नहीं है। निर्मला सीतारमन आपको पता ही है, झांसी की रानी। तो अब भाई कोई भी लिमिट नहीं है, सीधी सिंपल सी बात। आज की डेट में जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी एम्प्लॉयर के द्वारा, मतलब कि एम्प्लॉयर सारे खर्चे आपके मेडिकल के पे करेगा, एम्प्लॉयर सारे खर्चे आपके मेडिकल के पे करेगा, तो वो सारा पैसा आपकी सैलरी में टैक्सेबल होना है। टैक्स फ्री होगा उसके लिए कंडीशन है, टैक्स फ्री होगा उसके लिए क्या है भाई, कंडीशन। तो ये मुझे बताओ, ये चार्ट आपको ढंग से नजर आ रहा है? मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखा देता हूँ इसको, मैं इसको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दिखा देता हूँ आपको चार्ट को, सो दैट कि एक बेटर क्लियरिटी आपको आ जाए। चलो जी, ठीक है, आई थिंक अब बेटर आपको नजर आ रहा होगा भाई। तो देखो मेडिकल फैसिलिटी कहाँ मिल रही है, इंडिया में। मेडिकल जो फैसिलिटी है वो कहाँ पे मिल रही है भाई, इंडिया के अंदर मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है। अब यहाँ पे हॉस्पिटल की बात की गई है, हॉस्पिटल के अंदर क्लिनिक भी आएगा, डिस्पेंसरी भी आएगी, नर्सिंग होम भी आएगा, ठीक। अब जो ये हॉस्पिटल है ये किसका है, एम्प्लॉयर का। ये हॉस्पिटल किसका है, एम्प्लॉयर का। नेचर ऑफ मेडिकल फैसिलिटी, फैसिलिटी वर्ड इंपॉर्टेंट है। जो मेडिकल फैसिलिटी है वो किसको दी जा रही है, एम्प्लॉय को दी जा रही है, या मेडिकल फैसिलिटी किसको प्रोवाइड करवाई जा रही है, एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर को। अभी थोड़ी देर में बताऊंगा कि फैमिली मेंबर के अंदर कौन कौन से लोग यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि मेडिकल फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करवा रहा है, एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवा रहा है। और अगर एम्प्लॉयर प्रोवाइड करवा रहा है एम्प्लॉय को या उसके फैमिली मेंबर को, और जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ वो इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर है, वो सारा खर्चा एम्प्लॉयर ने किया है। अब भाई ये हॉस्पिटल किसका है, मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर। हॉस्पिटल किसका है, मानव, हॉस्पिटल किसका है, एम्प्लॉयर का। वेरी गुड। ये तो रिलायंस की कंपनी है भाई, और रिलायंस की कंपनी का ही हॉस्पिटल है, तो उस केस के अंदर कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है, कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है भाई। नॉट चार्जेबल टू टैक्स, आपकी सैलरी में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होना, आपकी सैलरी में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होना। अगर वो हॉस्पिटल मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, या कोई भी ऐसा हॉस्पिटल जो कि अप्रूव्ड किया गया है सरकार द्वारा, वो हॉस्पिटल क्या किया गया है, अप्रूव्ड किया गया है। जैसे वो आपने सुना होगा CGHS ऐसे करके हॉस्पिटल वो लिखा हुआ होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है जी। तो कह रहा है कि भाई साहब किसका ट्रीटमेंट करवा रहे हो, किसी का भी करवा लो, किसी भी डिसीज के लिए करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा पैसा रीइंबर्स कर रहा है एम्प्लॉयर। सारा जितना भी खर्चा हुआ वो सारा का सारा रीइंबर्स कर दिया। पर आपने अपना इलाज कहां करवाया, सरकारी अस्पताल में, या कोई भी ऐसा अप्रूव्ड हॉस्पिटल जो कि CGHS के अंदर आता था। सीधी सिंपल सी बात है, आ गई जी बात समझ में।
मतलब कि जिस हॉस्पिटल को सरकार ने क्या कर रखा हो, अप्रूव्ड कर रखा हो, तो उस केस के अंदर भी कोई भी पैसा आपकी सैलरी में टैक्सेबल नहीं होगा और कोई भी मॉनेटरी लिमिट उसके लिए नहीं है। कोई हॉस्पिटल जो अप्रूव्ड कर रखा है चीफ कमिश्नर ने, अगर कोई हॉस्पिटल किसने अप्रूव्ड किया हुआ है, चीफ कमिश्नर ने अप्रूव्ड कर रखा है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यहां पे बोलेंगे, और आज की डेट में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी चलता है और चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी चलता है। तो आज की डेट में प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर भी आ गया है यहाँ पे, और आपका चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तो है। अगर इन दोनों में से किसी ने भी अप्रूव किया हुआ है और आपने आपने जो यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाया है वो किस चीज का करवाया है भाई, रूल 3A की आपको डिसीज है, और आपके एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कि रूल 3A की डिसीज, और रूल 3A की डिसीज क्या होती है, कैंसर है भाई, ट्यूमर है, बड़ी खतरनाक खतरनाक बीमारी है जो रूल 3A के अंदर कवर की जाती है। जितना भी पैसा यहाँ पे रीइंबर्स किया जाएगा, कुछ भी पैसा आपकी सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होगा विदाउट एनी लिमिट, विदाउट एनी लिमिट कोई भी पैसा आपकी सैलरी के अंदर टैक्सेबल नहीं होने वाला। नो डाउट कि यहाँ पे आप देखेंगे नोट लिखा हुआ है, नोट का मतलब है कि एम्प्लॉय को अटैचमेंट करनी पड़ेगी, जब अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करेगा तो उसके अंदर वो सर्टिफिकेट अटैच करेगा कि मुझे जो डिसीज थी, मेरी जो बीमारी थी वो रूल 3A(2) के अंदर कवर थी, वो अटैचमेंट करेगा, ठीक है, अपने खर्चे की। उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, देखो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कह रहा है भाई, लाइफ नहीं कह रहा, हेल्थ। तो आपकी हेल्थ की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका प्रीमियम कौन पे कर रहा है भाई, वो सारा का सारा प्रीमियम एम्प्लॉयर पे कर रहा है, और अगर आप पे कर रहे हो तो आपको सारा पैसा रीइंबर्स किया जा रहा है, आपको सारा पैसा रीइंबर्स किया जा रहा है। तो उस केस के अंदर भी बोला गया है कुछ भी टैक्सेबल नहीं होने वाला, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होने वाला। आगे जी बात समझ में। अगर मेंटेन बाय एनी अदर पर्सन है, एग्जाम्पल प्राइवेट कोई क्लिनिक है और वहां पे आपने अपना या अपने किसी फैमिली मेंबर का इलाज करवाया, जितना भी पैसा रीइंबर्स किया जाएगा, जितना भी पैसा रीइंबर्स किया जाएगा, तो यहां पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, यहां पे अगर आप देखेंगे, एक बार इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है भाई, क्योंकि ये 15,000 की जो लिमिट है अब नहीं है भाई, अब ये 15,000 रुपये की लिमिट नहीं है, यहां से 15,000 रुपये की लिमिट जो है वो हटा दी गई है, ठीक है। मेडिकल एक मिनट में आपको प्रोविजन दिखा देता हूँ नया, जिसके अंदर, क्योंकि ये पहले की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, मेडिकल वाला काम है। तो आज की डेट में सीधे आप यहां पे लिख लो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा, आज की डेट में, एक मिनट, एक मिनट, हाँ मैं आपको दिखाता हूं, एक बार इसको पढ़ लो भाई, रिवाइज कर लो। फटाफट रिवाइज कर लो। अच्छा भाई, कहाँ गए? पेन ड्राइव में क्या नोटिस,
तो आप लोग यहीं से लिख लो, इसका प्रैक्टिकली ICAI के मॉड्यूल में भी कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिया हुआ नहीं है, आप यहीं से लिख लो। जितना भी पैसा मेडिकल ट्रीटमेंट का होगा, अगर प्राइवेट क्लिनिक में अगर आप करवाते हैं ट्रीटमेंट, तो वो सारा का सारा पैसा आपका क्या हो जाएगा, चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। अब कुछ भी वहाँ पे फ्री नहीं किया गया है, ठीक है, बस आप चार्जेबल टू टैक्स कर लो एज पर असेसमेंट ईयर, जितना भी होगा। बता दो मुझे यहाँ तक समझ में आ गया या नहीं आ गया भाई। तो पहले लिमिट होती थी भाई, अब लिमिट हटा दी है, ठीक है ना, अब लिमिट हटा दी। और यहाँ पे एक बात यहाँ पे आ रही थी फैमिली मेंबर की ना, फैमिली मेंबर के अंदर मैं आपको बता दूं यहाँ पे कौन आ जाएगा भाई, स्पाउस, स्पाउस तो आपको पता ही है, बच्चे आ जाएंगे भाई, बच्चे आ जाएंगे, चिल्ड्रन, एम्प्लॉय के चिल्ड्रन आ जाएंगे भाई। फिर चाहे वो डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई से भी हो भाई, सारे बच्चे आ जाएंगे। और भाई पेरेंट्स आ जाएंगे भाई, पेरेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे, भाई आ जाएगा, ब्रदर आ जाएगा, सिस्टर आ जाएगी भाई एम्प्लॉय की, वो भी चाहे होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन सच एम्प्लॉय। तो इनको बोला गया ये डिपेंडेंट होने चाहिए, ये लोग क्या होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए, पापा नहीं, हाँ पेरेंट्स नहीं, जो भाई है और सिस्टर हैं वो डिपेंडेंट होने चाहिए। तो फैमिली मेंबर यहाँ पे क्या लिया गया है, स्पाउस को लिया गया है, बच्चों को लिया गया है, बच्चे तो कोई से भी बच्चे आ जाएंगे भाई, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, मैरिड, अनमैरिड, मम्मी पापा तो भाई मम्मी पापा ही हैं, और भाई और बहन डिपेंडेंट होनी चाहिए तो ही यहाँ पे कवर होंगे, अदरवाइज यहाँ पे कवर नहीं होंगे। तो एक बार मुझे सारे बच्चे बता दो चैट बॉक्स के अंदर कमेंट करके, मेडिकल फैसिलिटी इंडिया के अंदर आपको सारी समझ में आ गई है या नहीं आ गई, जल्दी से बता दो मुझे चैट बॉक्स के अंदर। हाँ जी, स्पीड में बता दो भाई। मानव क्लियर है, इसमें कुछ पूछना है? यस सर क्लियर। सर इसके ये दे दोगे आप PDF? ये मैंने दे दी थी भाई। अच्छा तुम्हें नहीं मिली है, चलो आज मैं उसी को दूंगा ना जो मुझसे मांगेगा, जैसे तुमने मांग ली है मैं तुम्हें दे दूंगा, जिसका व्हाट्सएप आ जाएगा उसको दे दूंगा भाई। ये देखो ना, इससे नोट से बड़ा आसान नहीं हो गया? यस सर काफी आसान, बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया, बिल्कुल पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गई भाई, कोई ट्रांसपेरेंसी आ गई पूरी ना। और जो 15,000 का लफड़ा था, कई बच्चों को क्या है ना पुराना याद रहता है, 15,000 प्राइवेट क्लिनिक में करवाया हो तो एग्जाम्प्ट होगा वहाँ तक, तो आपको ये भी पता है कि वो 15,000 अब कोई लिमिट ही नहीं है, आपको पुराना भी पता है, 15,000 की कोई लिमिट नहीं है भाई। अब जितना पैसा प्राइवेट क्लिनिक के अंदर आपका लगेगा, जितना पैसा एम्प्लॉयर ने रीइंबर्स कर दिया, सारा पैसा टैक्सेबल कर देना है। एग्जम्प्ट कहाँ कहाँ करना है, एम्प्लॉयर का खुद का हॉस्पिटल होगा, सरकारी होगा, सरकार ने अप्रूव किया हुआ है, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने अप्रूव किया हुआ है, या आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम वो पे कर रहा है एम्प्लॉयर, तो आपका एग्जम्प्ट है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं करना, कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। तो आगे चलते हैं, सारे बच्चों को समझ में आ गया है। अगला आ जाओ भाई, लीव ट्रैवल कंसेशन, ये बड़ा अच्छा है भाई। इसका सेक्शन बोलूं तो सेक्शन 10 सब सेक्शन 5 के अंदर इसके प्रोविजन को लिखा गया है। बस अंकित बेटा स्टार्ट कर रहे हैं, कितना टाइम हो गया, 12 बज गए क्या? अंकित ऐसा करो 12:30 बजे करेंगे, 12:30 बजे करेंगे भाई। ओके सर। ओके बेटा, रिवाइज कर लो बेटा, रजिस्ट्रेशन कहीं लीव तो नहीं कर दिया। चलो तो भाई साहब आगे चलते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन, भाई साहब घूमने फिरने के लिए तुम जा रहे हो, तुम घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, पैसे कौन दे रहा है भाई? तुम्हारा एम्प्लॉयर तुम्हें पैसे दे रहा है। तो इसके अंदर क्या बोला गया कि जो भी LTC मिलेगा, नाम तो सुना ही होगा LTC, सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स के अंदर बता दो किस किस बच्चे ने ये नाम सुना हुआ है भाई LTC। यस सर। एक बार इनके कमेंट भी चेक कर ले, सारे बच्चों ने सुना होगा भाई LTC मिलता है, ठीक है ना। अभय कह रहा है भाई, रेखा, गौरव, अमित,
नीलू, तो आज एलटीसी का प्रोविजन आपके सामने आ रहा है भाई, कुछ भी नहीं है एलटीसी का प्रोविजन। तो एलटीसी के प्रोविजन के अंदर एक चीज याद रखना है एलटीसी के प्रोविजन के अंदर, और वो चीज क्या है भाई कि जो एलटीसी है मैं आपको अलग से लिख के बता दूं, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है ओनली 2 जर्नी इन अ ब्लॉक ऑफ 4 ईयर्स। जो 4 साल का ब्लॉक बनता है, अच्छा ये लॉ के अकॉर्डिंग ही ब्लॉक बना रखे हैं, हाँ लॉ के अकॉर्डिंग ही ब्लॉक बने हुए। अच्छा 17, तो यहां पे क्या बना होगा भाई 2018 से लेके, हाँ जी 2018 से लेके कब तक का बना होगा 2021 तक का, और 2022 से लेके 2025 तक का। तो हम लोग इस वाले ब्लॉक में है भाई, हम लोग इस वाले ब्लॉक के अंदर हैं, ठीक है जी। तो आप ये देखोगे ब्लॉक स्टार्ट भी जनवरी से होता है, ये सरकार ने ही ये स्टैचुरी ब्लॉक है भाई, इसी तरीके से ब्लॉक बनाए हुए, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो ये 2006 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 9 हो गया, तो ये भाई 4 साल का ब्लॉक बन गया। 4 साल के अंदर दो जर्नी जो आपकी होंगी घूमने फिरने की, वो आप अपनी क्या करवा सकते हैं भाई, हाँ जी वो आप अपनी एग्जम्प्ट करा सकते हैं 4 साल के ब्लॉक में। अब तुम्हारा एम्प्लॉयर भाई तुम्हें हर साल एलटीसी देता है, मान लो कि तुम कंपनी सेक्रेटरी बने और तुम्हारी कंपनी का जो एम्प्लॉयर है वो हर साल तुम्हें एलटीसी दे रहा है, तो मुझे बताओ तुम्हारे एग्जम्प्ट कितने हो जाएंगे, तुम्हारी कितनी जर्नी एग्जम्प्ट हो जाएंगी। हाँ जी नीलू बताएगी, नीलू बताओ बेटा माइक ऑन करके बताओ कितनी एग्जम्प्ट होने वाली है। 2 सर। वेरी गुड बहुत बढ़िया। अंकित जी आप बताएं बेटा माइक ऑन करके कितनी एग्जम्प्ट होने वाली है बेटा। अगर उसने 10 दे दी भाई 10 दे दी तो कितनी एग्जम्प्ट हो जाएंगी चैट बॉक्स में बताना। अगर उसने 4 साल में 10 दे दी तो कितनी एग्जम्प्ट हो जाएंगी। प्रज्ञा बहुत बहुत स्वागत है बेटा अभी आपका। अभी हम लोग बस हाफ एन आवर के अंदर आधे घंटे में बेटा हम लोग JIGL स्टार्ट करेंगे, टॉट स्टार्ट करेंगे, बस ये कंप्लीट होने वाला है अपना। तो मुझे जल्दी से बच्चे बताएंगे चैट बॉक्स के अंदर, अगर उसने 4 सालों में 10 जनवरी आपको दे दी, 10 आपको LTC मिल गए, आपके कितने एग्जम्प्ट होने वाले हैं भाई। बस मैक्सिमम 2 ही भाई, मैक्सिमम 2 ही हमारे एग्जम्प्ट होंगे। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। देखो इसके अंदर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, देखो क्या बोला गया है, कैरी फॉरवर्ड। क्या कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। कैरी फॉरवर्ड का मतलब कि आपको 4 साल में आपको 2 LTC मिले थे भाई, आपने एक ही LTC लिया, आप 4 साल में एक ही बार घूमने फिरने गए बाहर, कोविड था भाई सीधी सी बात है, आप घूमने फिरने कहीं गए नहीं, आप एक ही बार गए। तो क्या वो जो 4 साल का जो ब्लॉक है उसके अंदर 2 आपको LTC अलाउड थे, आपने एक को अवेल्ड किया है, क्या एक जो LTC है वो आप कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हो क्या एक LTC आपका कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो आंसर इज यस। तो यहां पे बोला गया इफ द SSC नॉट अवेल्ड LTC एनी स्पेसिफाइड 4 years ऑफ ब्लॉक, तो ऑन 1 of 2 permitted assumption can be claimed in the first calendar year of next block but in respect of only 1 journey। तो कहानी क्या है कि भाई जो यहां पे मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड है वो कितना अलाउड होगा, 1 अलाउड होगा। मान लो आपने दोनों LTC नहीं लिए 4 साल के ब्लॉक में, तो भी आपका जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो एक ही कैरी फॉरवर्ड होगा आपका, और वो आपका जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है जो फर्स्ट कैलेंडर ईयर है भाई नेक्स्ट ब्लॉक का, उसके अंदर ही आपको ले लेना है। मुझे बताओ फर्स्ट कैलेंडर ईयर बोला है, तो कैलेंडर ईयर फर्स्ट कैलेंडर ईयर अगर मैं आपसे बात करूं, मान लो इस ब्लॉक की, अभी जो ब्लॉक चल रहा है ये वाला ब्लॉक चल रहा है, हमारा प्रीवियस ईयर है भाई 21-22, तो हमारा 21-22 है। अच्छा ये वाला स्टार्ट हुआ होगा 1 जनवरी से 2018 से खत्म होगा 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 तो जा चुका है भाई।
अब तो ये वाला ब्लॉक आ गया, वैसे प्रैक्टिकली देखें तो ये 1 जनवरी 2022 से लेके 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा ये वाला ब्लॉक। और अगर मैं प्रीवियस ईयर अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो भी हम लोग इस ब्लॉक के अंदर बैठे हुए हैं, तो भी हम लोग इस ब्लॉक के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये 21 आ रहा है भाई साहब, ठीक है ना, और ये 22 आ रहा है। तो ये 22 वाला जो हमारा ख़त्म होने वाला है ये हमारा मार्च में जाके दिसंबर में जाके ख़त्म होगा, क्योंकि ये 31 दिसंबर 2022 को ख़त्म होगा, ठीक है ना। तो इस वाले ब्लॉक में हम लोग इंटर कर चुके हैं। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर मेरे पास ये 22 से लेके 25 तक 22 से लेके 25 तक मेरे पास ये 4 साल का ब्लॉक है, तो मेरे को कितना एलटीसी में एग्जम्प्ट कर सकता हूँ? 2 एलटीसी में क्या कर सकता हूँ भाई? एग्जम्प्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ये दोनों एलटीसी नहीं लेता तो क्या मैं नेक्स्ट ईयर ये दोनों एलटीसी कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ? तो आंसर इज नो। आप दोनों एलटीसी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, आप एक ही एलटीसी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और बात क्या है भाई, एक एलटीसी जो आप कैरी फॉरवर्ड करोगे उसका जो बेनिफिट है आपको अपने फर्स्ट कैलेंडर ईयर में ही ले लेना है, आपको अपने फर्स्ट कैलेंडर ईयर में ही ले लेना है नेक्स्ट ब्लॉक के। आगे जी बात समझ में? तो ये कहानी आपको समझ में आ गई है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, मजे की बात बताते हैं भाई साहब आपको। देखो मजे की बात क्या है, ध्यान से सुनना, आगे बढ़ते हैं भाई। आवाज नहीं आ रही मेरी? मानव आवाज आ रही है? अच्छा, वो आवाज हो गई होगी भाई। हाँ बेटा, अब आ रही होगी आवाज, समझ गया मैं, समझ गया। ये इसकी वजह से आवाज वो जाती है। अब आ रही है आवाज? अब देखो आप। यस सर। यस वेरी गुड। कहाँ से छूट गया था भाई, एक बार माइक में बताना। एलटीसी से छूट गया था सर, 2 से। अच्छा, बस इतना तो समझ में आ गया ना सारे बच्चों को कि आपको जो ये साल है आपका 4 साल का आपका ब्लॉक होता है, 4 ईयर का आपका ब्लॉक होता है, और 2 एलटीसी आपके क्या होते हैं भाई? एग्जम्प्ट होते हैं। 4 साल के दोबारा रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, 4 साल के ब्लॉक के अंदर 2 एलटीसी आपके क्या होते हैं? एग्जम्प्ट होते हैं। और अगर इन 4 साल के ब्लॉक में आप अपने 2 एलटीसी अवेल्ड ना कर पाओ तो एक मैक्सिमम एक एलटीसी आप नेक्स्ट ईयर आप अवेल्ड कर सकते हो। एक एलटीसी का बेनिफिट आप नेक्स्ट ईयर ले सकते हो, प्लस आपके 2 एलटीसी और होंगे, तो टोटल मिला के 3 एलटीसी आपके एग्जम्प्ट हो जाएंगे। पर ये ध्यान रहे, जो एक एलटीसी आप कैरी फॉरवर्ड करोगे वो आपको नेक्स्ट ईयर का जो ब्लॉक है, और कौन सा ब्लॉक भाई? फर्स्ट ब्लॉक, उस कैलेंडर ईयर का, उसी के अंदर आपको अवेल्ड करना पड़ेगा। सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता दो समझ में आ गया या नहीं आ गया। चैट बॉक्स में बता दो मेरे को। रिपीट कर दिया मैंने दोबारा? यस सर, हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। अब यहाँ पे एक बात और इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बोला गया है कि जो जर्नी करोगे, मतलब अपने बच्चों के साथ भी करोगे। देखो स्पाउस तो आपकी अलाउड ही है और आपके बच्चे भी यहाँ पे अलाउड है। तो कितने बच्चों की जो जर्नी है आप एग्जम्प्ट करा सकते हो भाई? जितने बच्चे होंगे आपके, लेके तो सबको ही जाओगे साथ में, पर एग्जम्प्ट कितने तक की करा लोगे? एग्जम्प्ट कितने बच्चों? 2। वेरी गुड। प्रज्ञा भी कह रही है 2 ही बच्चों को करवा सकते हैं। अच्छा, किसी के साथ ऐसा हो सकता है क्या? किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि उसके ट्विंस हो गए पैदा, पहला ही जो मतलब फर्स्ट जो चाइल्ड उसका बर्थ हुआ उसके अंदर ट्विंस पैदा हो गए, 2 बच्चे पैदा हो गए भाई, ट्विंस हो गए।
हो सकता है या नहीं हो सकता? अच्छा, सर हो सकता है। मैक्सिमम 2 ही बच्चे का आप क्या करवा सकते हैं? एग्जम्प्ट करा सकते हैं। लॉ में लिखा है मैक्सिमम 2 ही बच्चों का एग्जम्प्ट करवा सकते हैं, और ये डेट भी लिखी है आफ्टर 1/10/1998 के बाद मैक्सिमम 2 ही बच्चों का अलाउड है। तो आज की डेट में मुझे लग रहा है जो भी एलटीसी क्लेम करेगा वो 98 के बाद ही एलटीसी क्लेम करेगा आज की डेट में। जिन लोगों ने 98 से पहले 1 अक्टूबर 98 से पहले एलटीसी क्लेम किया होगा वो कितने भी बच्चों का एलटीसी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। पहले होते भी थे, लोगों के 10-10 बच्चे भी होते थे भाई। बट आज की डेट में बोला गया है कि जितने भी लोग एलटीसी क्लेम कर रहे हैं 1/10/98 के बाद मैक्सिमम अपने साथ अपनी वाइफ को तो लेके जाएगा ही, मैक्सिमम 2 बच्चों का एलटीसी एग्जम्प्ट करा सकता है। बाकी बच्चे उसके कितने भी हो, एग्जम्प्ट जो पैसा होगा एलटीसी का वो मैक्सिमम 2 ही बच्चों का करवा पाएगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ट्विंस पैदा हो गए, अगर फर्स्ट चाइल्ड ही उसका ट्विंस पैदा हो गया और उसके बाद एक बच्चा और है भाई, तो क्या वो 3 बच्चों के लिए एलटीसी एग्जम्प्ट करा पाएगा या नहीं? आंसर इज यस और नो। चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे बता। हाँ जी, बता। नो होगा सर इसका। नो सर, 2 का ही होगा। डीम्ड मान लेंगे ना सर ट्विंस को। वेरी वेरी गुड। वो तो दिखने में तो 2 ही है ना भाई, तो वो तो यहाँ पे 2 का ही मिलेगा उसे। वेरी गुड, तुमने सही पकड़ा। अच्छा, पहला तो 1 हो गया, फिर उसके बाद जो बच्चे हुए वो ट्विंस हो गए भाई, उसके बाद ट्विंस हो गए, फिर क्या होगा भाई? अब 3 का मिल जाएगा? नहीं सर, अब भी नहीं मिलेगा। ये पेपर में नहीं आया। जो पहले पैदा हो गया उसको गिन लेंगे। तो यहाँ पे लॉ मेकर ने बोला है भाई मिल जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों। अब देखो, पहले एक पैदा हुआ वो तो ठीक है, अब जो दूसरे हैं वो ट्विंस हो गए, तो उसकी क्या गलती है? उसको थोड़ी ना पता है कि ट्विंस आने वाले हैं। अब वो आ गए ट्विंस, तो क्या करे भाई? तो इसलिए लॉ मेकर ने कहा कि यहाँ पे हम इसे 3 बच्चे का अलाउड कर देंगे। तो ध्यान रखना, अगर पहले 2 हो गए उसके बाद 1, तो भाई 2 का ही मिलना है। पर पहले 1 हुआ फिर ट्विंस पैदा हो गए, सर 3 हो गए सर, तो फिर 4 का मिल जाएगा। पहले तो 1 हुआ था भाई, उसके बाद 3 हो गए। ये क्वेश्चन भी तो बन सकता है। ये सर ऐसा होता नहीं सर मेडिकल साइंस। क्या 3 नहीं होते? नहीं, एक साथ नहीं है सर, होता है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, सही बात है भाई, 3 भी होते हैं। तुम्हें पता नहीं ना, अब कहानी है। ट्विंस तो सर फिर 2 को ही कहते हैं ना ट्विंस। नहीं, ट्विंस तो 2 को कहते हैं, मैं कह रहा हूँ ट्रिपल भी तो हो सकते हैं, मैं ये कह रहा हूं 3 बच्चे भी तो हो सकते हैं ना भाई। ट्रिपल, बिल्कुल सही, प्रज्ञा कह रही ट्रिपल हो सकते हैं भाई। अच्छा, मैंने सुना भी हुआ है कि ट्रिपल हो गए, बाकी मैंने देखा नहीं है प्रैक्टिकली, मैंने देखा नहीं है प्रैक्टिकली, मैंने नहीं देखा है। मैंने प्रैक्टिकली 2 ही देखे भाई, बट बाकी होता है ऐसा, सुना हुआ है मैंने, बाकी मैंने देखा उखा कुछ नहीं है भाई। ठीक है, एक साथ 9 बच्चे भी हुए हैं सर। देखा, अमित को भाई ज्यादा नॉलेज है। अमित कुमार गुप्ता जी को ज्यादा नॉलेज है, आप इनसे बात कर सकते हैं क्लास के बाद, ये आपको बताएंगे डिटेल के अंदर। जानवरों की बात तो नहीं कर रहा। अब वो जानवर की बात कर रहा है भाई, मानव किसकी बात कर रहा है, पर कहानी ये है कि आप उससे फोन कॉल पे बात कर सकते हैं, ज्यादा वो कुछ हो तो आप उससे मिलने जा सकते हैं, तो वो आपको बता सकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि अगर पहले 1 बच्चा हो गया और उसके बाद ट्रिपल पैदा हो गए, उसके बाद अगर ट्रिपल हो गए, तो क्या हमें 4 बच्चों का एलटीसी एग्जम्प्ट हो जाएगा? क्या हमें 4 बच्चों का एलटीसी एग्जम्प्ट हो जाएगा? हाँ जी, ये एक बड़ा सवाल है, ये एक बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है भाई, ठीक है ना, इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि लॉ मेकर ने 1+ ट्विंस के लिए बोला हुआ है कि बस 3 बच्चों तक अलाउड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर उसके बाद अगर भाई किसी के 3 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं, या ये कह रहा है 9 भी हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वो 3 बच्चों तक ही अलाउड करने वाले हैं। क्यों भाई? इनकम टैक्स वाला है, इनकम टैक्स वाला है। यस और नो? बाकी प्रज्ञा के पास इंफॉर्मेशन है इसको, मानो क्यों, क्या कहते हो? मेरी इंटरप्रिटेशन तो यही कहती है भाई। क्या बोल? yes, sir, खरात में थोड़ी ना बांटेगा इनकम टैक्स वाला कि भाई तुम्हारे 9 हो गए तो चलो। हो सकता है। हाँ जी,
सर इस केस में तो हो सकता है उसे पता नहीं हो, एक का तो पता होगा, बाद के थोड़ी पता है उसे कितने होंगे करके। हाँ, ये कौन बोल रहा है? आवाज़ किसकी है? रोशन। हाँ हाँ, तभी मैं कह रहा रोशन की आवाज़ है, ऐसा लग रहा है। ये बिल्कुल नहीं सही है पर सर इसमें ये लिख रखा है ना एग्जेम्प्ट ऑफ 2 लिखी है ना, तो ट्विंस में तो सर एग्जेम्प्ट ऑफ 2 ही वही हो जाएगा, मुझे नहीं लगता सर इसमें अगले वाले में मिलेगा बिल्कुल इसमें। भाई, देखो अपनी अपने ओपिनियन है, अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन है भाई। मेरी इंटरप्रिटेशन यही है, बाकी इनकम टैक्स ने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये डिस्प्यूट में जाएगा केस, ठीक है। और मैं तो कहूँगा कि हम लोग ही जीतेंगे, ठीक है ना। और बाकी आपका वकील कैसा है वो देखना पड़ेगा, आप 10 का करवा लो LTC एग्जाम्प्ट, वो आपके ऊपर है, ठीक है जी। तो यस सर। एग्जाम में नहीं आएगा, बस एग्जाम में नहीं आने वाला है, ठीक है जी। बड़ा अच्छा था ये प्रोविजन, समझ में भी आ गया। अब इस प्रोविजन के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी कि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं या आप रेल से जाना पसंद करेंगे। आपकी कंपनी ने एयर टिकट करवा रखा है, LTC के अंदर एयर टिकट करवाया है या रेल का टिकट करवाया है। अब सर हमने एयर का टिकट करवाया, हम तो सर कंपनी सेक्रेटरी है, हमने एयर का टिकट करवाया। तो भाई हम लोग नेशनल कैरियर चेक करेंगे, मतलब एयर इंडिया, आप समझ ही गए होंगे, एयर इंडिया नेशनल कैरियर है। हम उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेक करेंगे, हम उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक मिनट रुक जाओ, माइक यहाँ पे ऑफ हो गया, और ये माइक इसलिए ऑफ हो जाता है क्योंकि मेरा माइक वहाँ से ऑफ हो जाता है। अब आवाज़ आ रही है? कहाँ गया? वॉइस नहीं आ रही सर आपकी। हेलो। अब देखो, हेलो, एक मिनट रुक जाओ, ये माइक लगाने से यही होता है। सर अभी भी नहीं आई। Bluetooth mode. हेलो। Device paired. हेलो। अब आ रही है ना भाई आवाज? यस सर अब आ रही है। अरे यार, ये वो माइक लगा रखा है ना इसलिए, और बीच में हम लोग बोलते नहीं है तो वो इसलिए ऐसा हो जाता है, मेरे को पता लग गया था वैसे। चलो, हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आप रेल से अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं, अगर आप लोग रेल यात्रा कर रहे हैं, हवाई यात्रा अगर आप लोग कर रहे हैं, तो जो एयर इंडिया का एयर फेयर होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, वो आपका एग्जम्प्ट होगा भाई, वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, ठीक है जी। और अगर रेल की बात करें तो फर्स्ट क्लास AC का हम लोग फेयर देख लेंगे कितना है, वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा यहाँ पे। और बाकी और करके हर जगह लिखा हुआ है अमाउंट स्पेंड, कितना पैसा आपने खर्च किया। अब मुझे बताओ भाई, एयर इंडिया के अकॉर्डिंग आपको पैसा दिया कंपनी वालों ने 50,000 रुपये। आपको कितने पैसे दिए भाई? 50,000 रुपये। आपने अपनी टिकट बुक करवाई या आपने LTC का जो खर्चा किया, आपने 30,000 रुपये का खर्चा किया, तो भाई कितना एग्जम्प्ट होगा? हाँ जी, कितना एग्जम्प्ट होगा? मानव बताना कितना एग्जम्प्ट हो जाएगा? सर ये आपने बताया नहीं शायद अभी। अरे मैं यही तो कह रहा हूं, एयर इंडिया का खर्चा है 50,000, ठीक है, और तुम्हारी कंपनी के एम्प्लॉय ने 50,000 रुपये ही तुम्हें दिए थे, और तुमने पैसा खर्च किया पर 30,000 रुपये, तुमने पैसे 30,000 रुपये खर्च किए हैं। तुम्हें कैश पेमेंट दे दिया था 50,000 रुपये की, चलो भाई 50,000 रुपये LTC दे देते हैं हम तुम्हें, पर तुमने खर्चा 30,000 रुपये किया। तो विच एवरेज जो लेस होगा ना, जितना अमाउंट तुम स्पेंड, 30,000 हाँ, less होगा जो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जो लेस होगा भाई वो पैसा होना है। उसी तरीके से मान लो कि तुम्हें बोल दिया कि भाई ये लो LTC के 50,000 रुपये, तुमने रेल का टिकट करवाया और रेल से तुम्हारा खर्चा लगा 10,000 रुपये, ठीक है। और हमने एयर इंडिया का फर्स्ट क्लास का AC फेयर चेक किया, भाई, वो था 12,000 रुपये। अब कितना एग्जम्प्ट होगा? तुम भाई लोकल में बैठ के चले गए, स्लीपर में बैठ के चले गए, तुम 10,000 में मान, 10 ही होगा। तो 10 होगा। 10,000 होगा। वेरी गुड नीलू। तो ये बेवकूफ़ी है ना भाई, जितना पैसा कंपनी दे रही है, मैं कह रहा हूँ सारा उड़ा दो भाई साहब, सारा पैसा उड़ा दो तुम, छोड़ो ही मत। मैं तो कह रहा हूँ उससे ज़्यादा पैसे खर्च करो, जितना आप खर्चा ज़्यादा करो ना। अब आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे लोग टकराते हैं, कहते हैं सर हम महीने के लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए टैक्स भर रहे हैं भाई। तो भाई उनकी टैक्स प्लानिंग करने की जरूरत है या नहीं है? जो लोग महीना लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए टैक्स भर रहे हैं, क्या उनकी टैक्स प्लानिंग की जरूरत है या नहीं है? जरूरत है भाई। तो वो टैक्स प्लानिंग तो तुम्हें सीखनी है ना भाई, तो लोगों के खर्चे करवाओ भाई।
आप लोगों ने पढ़ा ही होगा ना, वन मैन एक्सपेंडिचर अदर मैन इनकम। नीलू कह रही है यस सर, वेरी गुड। वेयर द प्लेस ऑफ द ओरिजिनल जर्नी एंड डेस्टिनेशन कनेक्टेड बाय रेल एंड जर्नी इज परफॉर्म्ड बाय एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वो कह रहा है कि वेयर द प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जो आपकी डेस्टिनेशन है जो कनेक्टेड है रेल के थ्रू, बट आप कोई और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ले रहे हैं, तो उस केस के अंदर क्या करना है भाई? उस केस के अंदर भी हम लोग फर्स्ट क्लास एसी का फेयर चेक कर लेंगे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में हम लोगों ने हमेशा चेक करना है, और जितना पैसा आप खर्च करोगे विच एवर इज लोअर, वो पैसा आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। सर अगर वहां पे रेल नहीं जाती तो क्या होगा? अगर वहां पे रेल नहीं जाती तो क्या होगा? तो भाई चेक करो वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है या नहीं है। जैसे दिल्ली की बसें चलती हैं भाई, ठीक है ना, हरियाणा की हरियाणा रोडवेज चलती है, तो वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट चेक कर लो उस स्टेट का। सर उस स्टेट का कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही नहीं है वहां पे। अगर है तो भाई फर्स्ट क्लास डिलक्स जो फेयर जो है वो चेक कर लो, शॉर्टेस्ट रूट चेक कर लो, और कितना पैसा आप स्पेंड कर रहे हो विच एवर इज लोअर। और अगर वहां पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है तो भाई उस केस के अंदर हम रेल का फेयर चेक कर लेते हैं, वही फर्स्ट क्लास एसी और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और जितना पैसा आपने स्पेंड किया विच एवर इज लोअर। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल है, दोबारा अगर रिवाइज करवाऊं तो आप ये देख लेना कि आप जो अपनी यात्रा कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, हवा में उड़ के, रेल से, या रोड में, या ऐसी जगह जहां पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो भाई वहां पे हम लोग रेल का फर्स्ट क्लास एसी का फेयर चेक कर लेंगे। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम लोग फेयर चेक करते हैं हमेशा विच, ये नहीं कि आपको जाना है दिल्ली से गोवा, तो पहले आप जा रहे हो भाई कन्याकुमारी, फिर तुम जा रहे हो जम्मू, फिर तुम जा रहे हो कोलकाता, फिर तुम जा रहे हो मुंबई, फिर तुम आ गए बैंगलोर, फिर तुम जा रहे हो गोवा। ऐसे नहीं चलेगा भाई, हम तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चेक करेंगे, सीधे फ्लाइट जाती है तो कितना पैसा खर्चा लगता है, बस कहानी खत्म। और ये भाई ये तुम लोगों के लिए चतुर और रैंचो, ये तुम लोगों के लिए चतुर और रैंचो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आपको क्या करना है भाई, काबिल बनना है। काबिल बनोगे तो नॉलेज झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, आगे देख लो, वरना तुम्हारा क्या हाल होगा। और हमारा क्या रह गया इसके अंदर, एक लास्ट टॉपिक कर लें इसके अंदर और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म है भाई, ये चैप्टर हमारा खत्म है। लास्ट वाला कहाँ गया, चलो यहां से करवाते हैं भाई। लिख लो, हमारे पास है रूल है हमारे पास 3, 7 और 7, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कहता है यूज ऑफ एनी मूवेबल, कितना टाइम हो गया, 25 हो गए, बस 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। यूज ऑफ मूवेबल एसेट, यूज ऑफ मूवेबल एसेट अदर देन कंप्यूटर और लैपटॉप और अदर एसेट्स नहीं, बस ऐसा करो, इतने तक ही लिखो भाई। ठीक है ना भाई। तो अगर आप क्या कर रहे हैं भाई, यूज कर रहे हैं, यूज यहां पे इंपॉर्टेंट है मूवेबल एसेट का।
किसको छोड़ दो भाई, लैपटॉप और कंप्यूटर को छोड़ दो। तो लैपटॉप और कंप्यूटर का तो बेनिफिट वैसे ही नील किया गया। लैपटॉप और कंप्यूटर है तो उसका बेनिफिट तो वैसे ही नील किया गया। लैपटॉप और कंप्यूटर अगर आप यूज़ करते हैं, आप कंपनी सेक्रेटरी बने और कंपनी ने आपको लैपटॉप प्रोवाइड करवा दिया, आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं, आपके फैमिली मेम्बर यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होने वाला। उसके अलावा अगर कोई मूवेबल एसेट है तो उस केस के अंदर टैक्सेबल होगा। उसके अलावा अगर कोई मूवेबल एसेट है तो उस केस के अंदर टैक्सेबल होगा। तो वो टैक्सेबल कैसे होगा भाई? उसके अलावा अगर कोई मूवेबल एसेट है तो वो टैक्सेबल कैसे होगी? उसकी टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालोगे? तो देखो उसकी टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10% एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है जी, 10% लेंगे एक्चुअल कॉस्ट। उसकी क्या लेंगे? 10% लेंगे एक्चुअल कॉस्ट इफ ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर वो किसका, एम्प्लॉयर का। और एक्चुअल रेंटल चार्जेस, एक्चुअल रेंटल चार्जेस अगर क्या है भाई, कंपनी ने वो हायर किया हुआ है। एक्चुअल रेंटल चार्जेस इफ हायर बाय कंपनी। ठीक है ना, कंपनी मतलब एम्प्लॉयर। तो ये पैसा आप ले लेंगे और इसमें से आप माइनस कर देंगे, जो भी माइनस कर देंगे मतलब कि लेस करना है आपको इसमें से। और लेस क्या करना होगा आपको, जो भी अमाउंट रिकवर्ड किया गया है फ्रॉम एम्प्लॉय। हेलो 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 ये जो है ना, हेलो 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 आवाज़ आ रही है? एक बार बताना, क्योंकि स्पीकर ऑफ हो गया है। आ रही है सर, आ रही है। आ रही है नहीं सर। नहीं, अब आप बोलोगे तो वो नहीं आएगा। यस, चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। तो जो भी अमाउंट आपने रिकवर किया एम्प्लॉय से वो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मुझे एक बार बता दो, इतना आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया भाई? इतना आपके समझ में आ गया या नहीं आ गया? एक बार मुझे ये बता दो चैट बॉक्स के अंदर। यस यस, नीलू यस, सिंह जी यस, सारे बच्चे यस कह रहे हैं। ठीक है, अब आप माइक में बोलोगे तो आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो ये सारे बच्चों को इतना समझ में आ गया भाई। तो इन दोनों में जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू ले लेना। अगर एम्प्लॉय से कुछ पैसा रिकवर कर लिया तो वो माइनस होगा। ये पूरे चैप्टर का भाई थंब रूल है, ये पूरे चैप्टर का थंब रूल है। अगर एम्प्लॉय से कोई भी पैसा रिकवर किया जाएगा तो वो आपको माइनस करना है और आप इसे ऐड कर देंगे ग्रॉस सैलरी के अंदर। ग्रॉस सैलरी के अंदर जो भी ये पैसा आएगा वो ऐड हो जाएगा। बताओ जी, समझ में आया या नहीं आया? तो ये यूज़ का था और अब करते हैं ट्रांसफ़र का। यही चीज़ है, देखो यूज़ हो रहा था अभी, अभी क्या हो रहा था, यूज़, और अब क्या होगा, ट्रांसफ़र। और मूवेबल एसेट अगर लेनी है तो बेस्ट एग्जांपल कार का ले लो। तो अब कार आपको क्या की जा रही है, ट्रांसफ़र की जा रही है। कार आपको ट्रांसफ़र की जा रही है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं भाई।
तो हमारे पास रूल वही है भाई 3 7 और 7, और अब क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे ट्रांसफर की बात हो रही है, ट्रांसफर ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा कार का, बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा कार का, ठीक है ना। आपके नोट्स के अंदर भी ये दिया होगा यार, आपके नोट्स कहाँ हैं? ये देखो एलटीसी का प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ था, ये दिया हुआ है, ये निकाल लो अपनी बुक से। तो अभी आपने यूज वाला देखा, जल्दी हो जाएगा। अभी आपने यूज वाला देखा, ठीक है ना। यूज वाले में क्या करना है, 10% कॉस्ट लेनी है और लैपटॉप और कंप्यूटर को एग्जम्प्ट रखा गया। एक बार सारे बच्चे चैट बॉक्स में बता दो, ये पेज नंबर निकाल लिया आपने? एक बार निकाल ही लो इसको फटाफट, एक बार निकाल लो भाई इसको फटाफट। मानव ने निकाल लिया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब ट्रांसफर की बात कर लेते हैं भाई। ट्रांसफर का मतलब है सेल। तो अगर आपको मूवेबल एसेट सेल कर रही है कंपनी, तो आप ये देखो ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी एम्प्लॉयर के लिए। अगर वो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक आइटम थी तो यहाँ पे वो ले लेना कितने का कंप्यूटर था, ठीक है जी। और अब आपको सेल किया जा रहा है तो आपको डेप्रीसिएशन लगाना है एवरी कंप्लीट ईयर का, एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ यूसेज का। ये यूसेज ऊपर आएगा, हाँ। एवरी कंप्लीट ईयर ऑफ यूसेज का आपको डेप्रीसिएशन लगाना है। तो इसके अंदर ये बात आप लोग इंपॉर्टेंट, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। एवरी कंप्लीट ईयर लेना है आपने, कंप्लीट ईयर आप लोगों ने लेने हैं। तो 50% यहाँ पे WDV लगेगा, 50% यहाँ पे WDV लगेगा। अगर वो मोटर कार है तो 20% WDV लगेगा। इसके अलावा अगर कोई अदर एसेट है, मतलब कि मान लो अगर कोई कैमरा है, कोई वीडियो कैमरा है, तो वो अदर एसेट हो गया, ना वो कंप्यूटर है ना वो मोटर कार है। तो अगर कोई वीडियो कैमरा है तो 10% स्ट्रेट लाइन मेथड। सीधी सिंपल सी बात है, कंप्यूटर को छोड़ के, मोटर कार को छोड़ के कोई भी अदर एसेट कंपनी अगर आपको देती है तो उस केस के अंदर स्टूडेंट आपको कितना लेना है, हाँ जी, उस केस के अंदर आपको कितना लेना है, 10% SLM, स्ट्रेट लाइन मेथड। कोई भी पैसा अगर एम्प्लॉय से रिकवर किया जा रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। एम्प्लॉय से अगर कोई भी पैसा रिकवर किया जा रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। बाकी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी, बाकी भाई टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। बताओ जी, कोई दिक्कत है तो बताओ। एनी डाउट? एनी डाउट? नो डाउट। तो एक बार रीचेक कर लें, हम लोगों ने सारा ही इस चैप्टर के अंदर कर लिया है, मुझे नहीं लगता कि अब कुछ बचा हुआ होगा। WDV का मतलब है भाई रिटन डाउन वैल्यू मेथड, आपको पता ही होगा WDV क्या होता है। हाँ जी, तो परक्यूजिट हम लोगों ने सारा ही कर लिया, A to Z परक्यूजिट भी हम लोगों ने सारा कर लिया। तो यहीं पे हम लोग क्लास को कंक्लूड करें। और एक होमवर्क मैं आपको देना चाहूंगा, एक होमवर्क मैं सारे बच्चों को देना चाहूंगा, और वो होमवर्क क्या होगा भाई, होमवर्क क्या होगा, देखो मेरी साइड से भाई सैलरी चैप्टर कंप्लीट है, क्योंकि हम लोगों ने सैलरी कर लिया, हम लोगों ने अलाउंस कर लिया, हम लोगों ने परक्यूजिट भी सारी कर ली, ग्रॉस सैलरी निकालनी भी हमें आ गई। उसके बाद डिडक्शन लेनी थी भाई, पहली डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी थी मैक्सिमम 50,000 रुपये की, और ग्रॉस सैलरी विच एवर इज लोअर वो आपको मिलनी थी। दूसरी भाई इंटरटेनमेंट अलाउंस की मिलनी थी, केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलनी थी ओनली। उसके बाद भाई प्रोफेशनल टैक्स की मिलनी थी भाई, वो भी हमने कर ली। इनकम अंडर द हेड सैलरी हमारी इनकम आ जाएगी।
तो मुझे ऐसा लगता है भाई कि हम सबको ये चीज़ें आ गई हैं, हम सबको ये चीज़ें आ गई हैं। एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो आपको ये सब कुछ आ गया है या नहीं आ गया। वैसे चैप्टर तो इजी था, एक बार लिख दो कि सर चैप्टर तो बहुत इजी था, बस लंबा था ये चैप्टर इजी था, बस ये लंबा था भाई ये चैप्टर। तो मैं आपको एक प्लेलिस्ट सेंड करूंगा जिसके अंदर 6 वीडियो हैं सैलरी की, पर आपको 6 की 6 नहीं देखनी है, आप लास्ट लेक्चर देख लेना। तो लास्ट लेक्चर जो है 6th लेक्चर आप देख लेना वहां से, बाकी ये भी मैं आपको बैकअप प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो 6th लेक्चर भी आप लोग देख लेना। तो फ्रॉम माई साइड ये सैलरी का चैप्टर भी भाई कंप्लीट है, फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल नीलू कह रही है सर आपने पढ़ाया बहुत इजी हो गया, बहुत बढ़िया बेटा। तो एक बार चलते चलते ये बोल दो मज़ा आ गया, और फिर हम लोग टॉट का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ब्रेक चाहिए या नहीं चाहिए? ब्रेक चाहिए 5 मिनट का। चलो 5 मिनट का ब्रेक देते हैं और फिर हम लोग, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग हियर, ठीक है जी। और आप लोग 5 मिनट का ब्रेक करें और फिर हम लोग मिलते हैं। तो आप लोग 5 मिनट का ब्रेक कर सकते हैं। मज़ा आ गया नीलू कह रही है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।